हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन का नाम आपने सुना होगा क्योंकि छोटी क्लास में ही पढ़ा देते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी कभी उसका पाथ चेंज हो जाता है। ओके, तो उसका जो पाथ चेंज होता है, जिस एंगल से वो डेविएट होती है, उस सब के बारे में हमको आज पढ़ाई करनी है। उस प्रोसेस को, the bending of light when going from one medium to another is called refraction। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट का जो पाथ चेंज होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जल्दी से हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, कोई चीज सीधी सीधी जा रही है, अचानक से उसका रास्ता क्यों चेंज हो जाता है। तो उसको समझाने के लिए पहले मैं लाइट से बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं। एक कार है, ठीक है, दिस इज अ कार। इसके हम टॉप व्यू बना रहे हैं। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं मोशन को, हवा में से देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। तो ये उसके 4 व्हील्स है। ठीक है, ये कार के 4 व्हील्स है और ये हमको व्हील्स एक्चुअली दिखाई नहीं देंगे, ऊपर से हल्की सी उनकी बस किनारी दिखाई देगी। और ये कार इस डायरेक्शन में जा रही, और यहां पर जब ये पहुंची तो मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज कैसे हो गया, मान लेते हैं यहां पर नीचे की तरफ जो मीडियम है ये सीमेंट की रोड, सीमेंट की रोड है, अच्छी क्वालिटी की, उस पर कार तेजी से जा रही है। और ऊपर एक मडी रोड है, कीचड़ है या सिर्फ मिट्टी की रोड है। तो जब कार उसमें एंटर करेगी, दूसरे वाले पोर्शन में एंटर करेगी, तो उस टाइम पर, यहां से मैं कार को यहां पर बना देता हूं, जैसे ही कार का पोर्शन दूसरे वाले मड में एंटर किया तो क्या होगा, जो टायर मड में एंटर करेगा वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा या नहीं। जो टायर मड में एंटर करेगा वो वाला टायर, उस पर थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये वाला टायर स्लो डाउन हो जाएगा तो ये कम डिस्टेंस चलेगा, जबकि ये वाला टायर अभी भी सीमेंट में है। ठीक है, ये वाला टायर अभी भी अच्छी वाली रोड पे है तो ये अभी तेजी से ट्रैवल करेगा। तो अगर ये स्लो चलेगा और ये फास्ट चलेगा, बच्चों अगर कार का एक तरफ के टायर स्लो होगा, दूसरी तरफ के फास्ट है, तो इमीडिएटली कार का रास्ता, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी देर में हम पाएंगे कि इस वाले टायर ने ज्यादा डिस्टेंस चली, इसने कम चली, और कार का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो गया। पहले कार इस डायरेक्शन में आ रही थी, पर अब कार इस वाली डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो पाथ का चेंज है ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। बस इसी का कंसेप्ट लाइट पे हमको लगाना है, समझना है। और हर बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि स्नेल्स लॉज के लिए डिफाइंड है और हम उसको यूज करना सीख लेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, या इसको मीडियम 1 ले लेते हैं, इसको मीडियम 2 ले लेते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम या दूसरे से पहले में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज हुआ, यहां पर देखो, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर। और ये रेयरर। रेयरर से मतलब है यहां पर कार की वेलोसिटी हाई है, जबकि यहां पर कार की वेलोसिटी लो है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में कार गई तो किस तरफ बेंड हो गई, मैंने नॉर्मल लाइन बना दी। कौन सी लाइन बना दी, परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में कार गई, डेंसर जिसमें कार स्लो है, रेयरर जिसमें कार फास्ट है, तो रेयरर से डेंसर में गई तो किस तरफ बेंड हो गई कार, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ रे बेंड हो गई। पहले नॉर्मल से जितना एंगल था अब उससे कम एंगल है नॉर्मल के साथ।
तो यही चीज लाइट के लिए सीखनी है, आपको याद ही रखनी है वैसे तो, ठीक है। लॉजिक वगैरह कौन सोचता है एग्जाम में बैठे बैठे, तो आपको याद ही रखना है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तब क्या होगा, और रेयरर से डेंसर में जा रही है तब क्या होगा। यहां पर रेयरर नीचे था, डेंसर ऊपर था, मैंने यहां रेयरर ऊपर बनाया है, वजह है उसकी 99% टाइम्स ऊपर की तरफ एयर होती है, 99% टाइम्स, ओके। एयर ऊपर होती है और नीचे कोई डेंसर मीडियम होता है, इस केस में हम ले लेते हैं वाटर। तो एयर से अगर लाइट वाटर में जा रही है तो हमने समझाने के लिए मैंने बात वही रखी, रेयरर से डेंसर में जा रही है। जैसे यहां रेयरर से डेंसर में कार जा रही थी, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो किस तरफ बेंड हो जाएगी लाइट, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो उधर, उधर देखो क्या हुआ था, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस तरफ बेंड करा देगी, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, इतनी सी याद रखनी है बात। एज ए स्टूडेंट मेरे सर ने मुझे बताया था कि ऐसे याद रखना बच्चों, रेयरर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं और डेंसर में पार्टिकल पास पास होते हैं, तो डेंसर में लाइट रे नॉर्मल के पास चली जाती है। तो ये बस याद रखने का तरीका है, इसका खास लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रहेगा इससे। रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल का मतलब समझ लेना, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है डेंसर मीडियम में। अगर उल्टा होगा इसका तब क्या होगा, अगर उल्टा होगा, लाइट रे नीचे से आ रही हो, अगर लाइट रे कहां है, डेंसर से आ रही है और किधर जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा, जिधर से लाइट आ रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिधर लाइट जा रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है तो रेयरर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो उसमें लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी, तो हम बोलते हैं लाइट रेज गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अगर फिर भी किसी को याद नहीं रहे तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, it deviates away from rarer to denser, तो it deviates towards the normal, ठीक है। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से, अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना है और इसी पर बेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी चीज, ठीक है, ये कार वाला एग्जांपल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एग्जाम में सोचो कि कार के साथ क्या हुआ था। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर बेंड हो रही है लाइट, इसका मतलब दोनों मीडियम में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है, ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। बाकी किसी भी मीडियम में अगर लाइट जाएगी, मान लीजिए वैक्यूम से लाइट चली गई वाटर में, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ओके, वहां पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और कितनी कम हो जाएगी तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो कि वाटर के अंदर वेलोसिटी c/μ ऑफ वाटर होगी, ओके। और अगर वाटर की जगह कल को ग्लास में चली जाती है तो ग्लास के अंदर वेलोसिटी और कम होगी, और ग्लास के अंदर वेलोसिटी c/μ ऑफ ग्लास होगी, ठीक है।
और ये म्यू क्या होता है? म्यू होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा एग्जाम में गिवन होता है। बहुत ही कॉमन जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसकी वैल्यू ज्यादातर 3/2 गिवन होती है, फिर भी एग्जाम में पढ़ लेना। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये होती है 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर 4/3 है, तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास और वाटर में कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया, क्या लिख दिया हमने कि वेलोसिटी इन वाटर इज c/μ ऑफ वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ओके। तो एक तरीके से मैंने एक छोटा फॉर्मूला दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है अपने को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? c/v। उससे ज्यादा काम का क्या है कि वेलोसिटी याद रखो, वेलोसिटी इन वाटर क्या होता है? c/μ ऑफ वाटर। वेलोसिटी इन ग्लास क्या होता है? c/μ ऑफ ग्लास। किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं पूरे टाइम। ये क्या चीज ड्रॉ कर रहा हूं मैं? लाइट रे, ओके। हर एक मीडियम में लाइट रे की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए जब मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो वो मुड़ सकती है एक डायरेक्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उस केस में आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। अदरवाइज भूल जाओगे, स्क्रीनशॉट में छोड़ दोगे तो मोबाइल में रख रखा खो जाएगा। ओके बच्चों, लिख लिया आपने? थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट पर और बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्या बात करनी है मुझे कि मीडियम 1 के लिए अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है तो मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी? c/v1। ऐसे ही अगर मीडियम 2 के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? v2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी? μ2 इज इक्वल्स टू c/v2। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, यहां तक तो सबको इजी लगता है। कंफ्यूजन कब आता है कि कभी कभी बोल देते हैं कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बोले व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आपने सिर्फ 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी थी तो आपने सिर्फ 1 लिखा था। विद रेस्पेक्ट टू 2 बोल रहा है तो 1 के साथ आपको और क्या लेना है? 2। तो ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 2। जो नॉर्मल था उसमें 1 आगे आया था, तो इसको क्या बोला था आपने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 है, तो जो एक्स्ट्रा आया है वो इधर आया विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कितनी थी? μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कितनी होगी? μ1 बाय μ2। 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 2, तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय मीडियम 2। बस इतना सा याद रखना है। और
अगर इसको घुमा के कोई लिखना चाहे कि ये वेलोसिटी के टर्म्स में क्या होगा, तो म्यू1 को लिख सकते हैं c बाई v1, म्यू2 को लिख सकते हैं c बाई v2, और ये आ गया v2 बाई v1। अगर रटने की कोशिश करोगे तो भूल सकते हो और सिली मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तुम्हारी हाइट विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे ब्रदर की हाइट, क्या करोगे, योर हाइट डिवाइडेड बाय योर ब्रदर हाइट। समझ रहे हो, रेशियो जैसा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू, WRT लिख देते हैं, विद रेस्पेक्ट टू 2। म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज म्यू1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। इसको डायरेक्टली मत याद रखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो और आंसर लिखो। समझ में आई बात? जितना कम से कम याद रखना पड़े, जितना ज्यादा से ज्यादा लॉजिकली समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो। एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water if mu of glass if mu of water is 4/3 and mu of glass is 3/2। फटाफट इसको नोट डाउन करो, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए या नोट डाउन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आई एम गेसिंग ये क्वेश्चन भी फटाफट हो ही गया होगा आपको, ये बस याद रखाने के लिए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो नॉर्मल है वो आगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और एक किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन वाटर की 4/3, आंसर आया 9/8। ओके, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिख लो फटाफट, मैं बता रहा हूं इसको। अब आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो फिर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये जो बात अभी बताया कि टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, किस वैल्यू से शिफ्ट होगी, कितने एंगल से शिफ्ट होगी, वो एंगल कितना होगा, अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हेडिंग डालो स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करते। यानी अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। आई की जगह ये I1 कर दिया तो ये R की जगह R2 हो R1 हो जाएगा। ओके, लेकिन इनका रेशियो, किसका रेशियो, दोनों के साइन का रेशियो सेम रहता है। तो स्नेल्स लॉ क्रूड लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि साइन R बाई साइन I इज इक्वल्स टू साइन R1 बाई साइन I1। ठीक है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल रिमेन सेम। लेकिन इसको इस फॉर्म में याद रखने की बजाय ज्यादातर लोग कैसे याद रखते हैं, म्यू1 साइन I इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन R। और अब इसको घुमा के सोच लो कि म्यू1 साइन I अगर म्यू2 साइन R लिखा है तो साइन R बाई साइन I कितना हो गया, म्यू1 बाई म्यू2। और ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, मटेरियल्स की। तो ये तो चेंज होने नहीं वाली, तो ये चीज क्या आ गई, एक कांस्टेंट आ गई।
तो बस इतना सा ही है स्नेल्स लॉ कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो इसको ऐसे लिखने की बजाय हम इसको कैसे याद करेंगे, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ऐसे याद करेंगे तो इजी टू यूज रहेगा। ठीक है, μ1 कौन सा रखना है, मीडियम 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा, और μ2 कौन सा रखना है, मीडियम 2 जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना जाएगा। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अच्छा इस केस में लॉजिक से बताओ, लॉजिक से देख के बताओ कि अगर नीचे से रे ऊपर जा रही है और कैसी बेंड होती दिख रही है तुमको, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे आ रही थी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई या नॉर्मल से दूर मुड़ गई, तो तुम देख के बता पाओगे कि सर नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर नॉर्मल से दूर जा रही है तो अगर मैं पूछता कि इसमें से रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, तो तुम बता पाते? सोचो थोड़ा सा। अगर नॉर्मल से दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो किस तरफ जा रही है, दूर दूर वाले पार्टिकल्स में। दूर दूर वाले पार्टिकल्स मतलब इस केस में ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। स्नेल्स लॉ दोनों तरफ से ही वैलिड है, रेयरर से डेंसर में आए या डेंसर से रेयरर में जाए, लेकिन इस केस में फिगर देख के ये बोला जा सकता है कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है वो एंगल डेविएट होता है, उस केस में क्या रूल हमेशा फॉलो करना है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ओके, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर μ1 is greater than μ2, यानी this is denser and this is rarer, अगर μ1 μ2 से बड़ा है तो sin I should be less than sin R। अगर इस तरफ का एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरे तरफ की दूसरी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई होके बराबर आ रही है। तो अगर इस तरफ का म्यू बड़ा है तो इस तरफ का एंगल बड़ा होगा। तो अगर μ1 बड़ा है यानी डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट, तो रेयरर वाला एंगल बड़ा होगा। बड़ा होगा तो रे नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो ये तो मैथमेटिकल हो गया, पर सब लोग इसको थ्योरेटिकली याद रखते हैं, तुम भी याद रखना। डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो बात ये है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है शिफ्ट या टुवर्ड द नॉर्मल हो रही है, इसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है, मतलब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या इसका रियल लाइफ में कुछ एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसको सिखाने के लिए मैं पहला यूज जो सिखाऊंगा वो होगा केस ऑफ एपरेंट डेप्थ और हाइट व्हेन लुकिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं और उस मीडियम से कुछ लाइट आ रही है हमारी तरफ, तो उस लाइट का रास्ता चेंज हो सकता है। अगर चेंज हो जाएगा तो हमें वो लाइट रेज दूसरी जगह से आती हुई दिखाई देंगी, गलत जगह से आती हुई दिखाई देंगी, और हमको उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन भी गलत दिखाई देगी, एपरेंट दिखाई देगी। और उस चीज को हमको सबसे पहले सीखना है। सबसे पहले आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया। ओके, क्या मैं इसको हटा सकता हूं? इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, स्नेल्स लॉ और उसकी फिगर, और हमें उसका यूज सीखना है। ठीक है, तो पहला यूज जो सिखा रहा हूं वो है केस ऑफ एपरेंट डेप्थ एंड हाइट व्हेन लुकिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखने पर हाइट या डेप्थ गलत दिखाई देती है, तो कितनी दिखाई देती है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज मुझे सिखानी है। ठीक है, एक चीज जो हम सब ने नोटिस की होगी कि एक ग्लास के अंदर एक कॉइन डालो, एक ग्लास में पानी भरो और उसके अंदर एक कॉइन डाल दो। ठीक है, ये रहा कॉइन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है
ये रहा ग्लास, ये है मेरा पानी, दिस इज द वाटर, ठीक है। और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, लेट्स से म्यू पता है, ठीक है, या म्यू डब्ल्यू पता है, ओके। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू पता है। अब मैं इसको देख रहा हूं, कॉइन को ऊपर से देख रहा हूं। तो ये चीज तुमने नोटिस की होगी कि अगर पानी भर दोगे ग्लास में तो कॉइन जो है वो बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है, कॉइन थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। करके देख लो, अभी कर लो, ठीक है। एक मग में पानी भरो, या एक मग में पहले कॉइन प्लेस करो, फिर उसमें पानी भरो, पानी भरोगे तो कॉइन थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। तो वो एक्चुअली में बड़ा नहीं दिख रहा होता है, वो थोड़ा पास दिख रहा होता है। पास दिख रहा होता है तो हमें साइज बड़ा दिखता है। अगर कोई चीज आपके पास रखी है तो उसका एंगल आइस पर बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसा ही इस कॉइन के साथ हो रहा होता है कि ये एक्चुअल में अपनी लोकेशन पे नहीं दिख रहा है, इसकी इमेज दिख रही। कॉइन हमको दिख ही नहीं रहा होता, हमें उसकी गलत इमेज दिख रही होती है। गलत से मेरा मतलब है वर्चुअल इमेज दिख रही होती है, ठीक है। तो कैसे होता है ये, इसको देखते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमको कुछ चीजें क्लियर है कि भाई पानी है, पानी के अंदर है कॉइन। और अगर आपने रिफ्लेक्शन वाली क्लासेस अटेंड करी है तो तुम्हें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उससे कम 2 रेज हमारी आंख तक पहुंच जाए, और फिर हमारा दिमाग उन रेस को रिट्रेस करता है वापस, और फिर दिखाता है कि वो कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम वहां पर समझ पाते हैं कि उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो एक रे तो कॉइन से मैंने सीधी सीधी बना दी, ठीक है। बच्चों जो रे सीधी सीधी है ना वो हमेशा अनडेविएटेड पास कर जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। अगर मैंने i को 0 रख दिया, LHS 0, तो 0 इज इक्वल्स टू μ2 sin r। तो sin r भी कितना हो जाएगा? 0। और अगर r भी 0 है तो sin थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है? 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो इसको तुम याद ही रख सकते हो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। इसको बच्चों एक टर्म दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर इंसिडेंस। परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, अगर लाइट एकदम परपेंडिकुलर है सरफेस के, नॉर्मल के साथ साथ आ रही है, तो वो कैसी पास हो जाएगी? अनडेविएटेड पास हो जाएगी, ठीक है। अनडेविएटेड पास होके ये वाली रे हमारे आंख तक पहुंच गई, ठीक है। एक रे तो आंख तक पहुंच गई, इस रे की वजह से लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रे से लोकेशन नहीं पता चलती। दिमाग को कम से कम 2 रेस चाहिए ताकि वो एंगल से निकाल पाए कि वो कहां से आ रही। तो दूसरी रे हमने ऐसी बनाई, ओके। अब इस रे का भी रिफ्रैक्शन होगा, ये बनाया मैंने नॉर्मल। तो अब तुम मेरे बताने से पहले खुद से इसका पाथ जज करने की कोशिश करो कि ये जो रे है वो किस तरफ जाएगी। ये रे वाटर से किस में जा रही है? एयर में। उम्मीद है कि तुम हवा में ही हो क्योंकि सांस ले सकते हो हवा में। तो ये रे वाटर से एयर में जा रही है, तो ये कहां से कहां जा रही है? ये जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में। एयर तो बहुत हल्की है, ठीक है, एयर तो एकदम रेयरर है, ऑलमोस्ट वैक्यूम की जैसी होती है डेंस एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो एयर तो बहुत हल्की है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की 1 होती है, पर एयर की भी हम प्रैक्टिकल केसेस में 1 चला देते हैं। तो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो वेयर शुड इट गो? शुड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अगर डेंसर से कोई चीज कहां जा रही है? रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बेंड करा दिया। देखो पहले कितना छोटा एंगल था, फिर बाद में मैंने इतना बड़ा एंगल बनाया, तो मैंने इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दिया। अब एक रे जो बाहर गई वो ऐसी, दूसरी गई वो ऐसी। क्या सिर्फ यही 2 रेज होंगी? नहीं, ऐसी हजारों रेज होंगी, लाखों करोड़ों रेज होंगी। इधर जो जाएगी वो भी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। वो कैसे बेंड हो जाएगी? वो इस तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। ये भी बेंड हो गई, वो भी बेंड हो गई।
तो ये सारी रेज जो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इनमें से ऐसी करोड़ों करोड़ों रेज होंगी और उनमें से कुछ रेज हमारे आंख तक, ठीक है। अब देखने में लगता है सर ये तो बहुत दूर दूर जा रही है। अरे भाई ये बहुत दूर दूर बना रहा हूं मैं, पर एक्चुअल में तो इतने से पोर्शन में ही मोर देन मिलियंस ऑफ रेज होंगी जो हमारी आंख तक पहुंच रही होंगी। तो उन रेज का सोर्स हमको कहां दिखाई देगा, उसको देखने के लिए ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे को आप बैक ट्रैक करो। बैक ट्रैक करो मतलब हमारा दिमाग कहेगा कि ये बैक ट्रैक करे इसको भी, और बैक ट्रैक करेंगे इसको भी, और ये हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि कॉइन जो है वो यहां पर रखा है, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारा दिमाग ये जानता है कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हमको वो इमेज उसी हिसाब से दिखाता है, ठीक है। तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उस लॉजिक से आपका दिमाग आपको इमेज कहां पे दिखा रहा है, यहां पर, इसलिए आपको वो जो कॉइन है वो बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं वो उतना बड़ा जितना बड़ा वो दिखाई दे रहा है। तो क्या कंसेप्ट समझ में आया? आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा कि लाइट रेज अगर पानी से बाहर आती है तो डेविएट हो जाती है, ऐसे आ रही है, ऐसे हो गई और ऐसे फैल गई, तो उनका सोर्स ऊपर के पॉइंट पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो ऊपर से ओरिजिनेट हुई है, ऊपर से ओरिजिनेट हुई है तो पास दिखाई देता है। बस इतना सा कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन, ठीक है। एपरेंट हाइट वगैरह सब कंसेप्ट बस इतना है। इसमें रियल हाइट है बच्चों ये, और एपरेंट हाइट है ये, और यही मुझे कैलकुलेट करनी है। तो कुछ भी करने से पहले इसका फॉर्मूला देख लो, बहुत ही इजी है। अगर एपरेंट हाइट कम है रियल से, तो रियल हाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें लॉजिक से लगता है कि एपरेंट हाइट रियल हाइट से कम आने वाली है, तो उसको बड़ी वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। बड़ी वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोल रहा हूं? ये बड़ी वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर की, म्यू डब्ल्यू। एक छोटी वाली भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, कौन सी? एयर की, म्यू एयर। वो कितनी है? 1। तो अभी तो उसका काम ही नहीं आया, क्योंकि 1 से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। लेकिन कल को यहाँ ग्लास वहां वाटर, या यहाँ वाटर वहां ऑयल कुछ होगा, तो उसका भी रोल आएगा। अभी देख लेंगे, इजी। पहले अभी देखो कि अगर कॉमन सेंस कहता है कि रेज दूर हो रही है और अब वो पास से आती दिखाई देंगी, अगर रेज एक दूसरे से दूर हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है, तो हमें वो पास वाले पॉइंट पर उनकी ओरिजिन दिखाई देगी। तो उस केस में अगर आपका लॉजिक कहता है, अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि एपरेंट हाइट कम होनी चाहिए, तो वो उसको निकालने के लिए क्या करो? एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ी वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और बाकी अभी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि इसका यही आंसर क्यों आया। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। पहले हेडिंग लिख ली तुमने, ये लिख लिया होगा, ये लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है पॉज करके सब कुछ नोट डाउन कर लो फटाफट, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं मैं। ओके, कर लिया कॉपी पॉज करके, ठीक है। तो कर लिया कॉपी, तो मैं इसको हटा दूं, नॉर्मल इंसिडेंस वाली चीज याद रखना, ठीक है। हेडिंग भी हटा रहा हूं, मुझे प्रूव करना है मैथमेटिकली कि हाइट इतनी हो। तो जब मैं प्रूव करूंगा तो मैं इतनी सारी चीजें नहीं ड्रॉ करूंगा, ताकि मैं आपको मैथ्स एकदम क्लियरली दिखा सकूं, ठीक है। एक बार देख लो मैथ्स, उसके बाद तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। एक रे ऐसी और दूसरी रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मुझे निकालना है कि जो रे बाहर निकली है वो किस पॉइंट से आती हुई दिख रही है। मुझे निकालना है ये वाली हाइट h डैश, ठीक है। ये वाली हाइट निकालना है h डैश, मुझे गिवन है क्वेश्चन में ये वाली हाइट h। तो इसके लिए ना मैं थोड़ी सी नेमिंग कर रहा हूं बच्चों, मैं नेमिंग कर रहा हूं। इसको मैं a बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं, इसको मैं c बोल देता हूं, और इसको मैं d बोल देता हूं, ठीक है। पेशेंटली देखना अच्छे से, ठीक है। a b c d बोल दिया। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो tan i की वैल्यू आ जाएगी
tan थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया? AC अपॉन बेस हो गया AB। और अगर ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R होगा। ठीक है, तो I को मैं सिंगल कोट से बना दे रहा हूं। ये एंगल R है तो ये भी R होगा। तो बच्चों tan R होगा किसके बराबर? परपेंडिकुलर, फिर से AC अपॉन बेस। समझ में आ गई बात? और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? AC, AD और AB के बीच रिलेशन। मैं इसको लिख सकता हूं AC अपॉन H और इसको लिख सकता हूं AC अपॉन H डैश। तो क्या लगता है तुमको, क्या करूंगा मैं? वही पुरानी कहानी, एक चीज को एलिमिनेट करना है। AC से मुझे कोई मतलब नहीं था, उसको एलिमिनेट करना है। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। tan I बाई tan R इज इक्वल्स टू AC बाई H अपॉन AC बाई H डैश। ये आ गया H डैश बाई H। तो H डैश, हाँ एक काम और कर लेता हूं कि मुझे ना tan से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो रिलेशन पता है वो किसके बारे में पता है? स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। तो मुझे पता है कि sin I बाई sin R कितना होगा? μ2 बाई μ1। और एट दिस पॉइंट इन लाइफ अगर रे ऑप्टिक्स तुम पढ़ रहे हो तो कम से कम 50 बार सुन चुके होगे कि जब एंगल छोटे होते हैं तो अगर थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा और tan थीटा इक्वल है। तो ये इक्वेशन तब के लिए वैलिड है जब हम ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं तो सारी रेज जो आ रही होंगी काफी छोटे छोटे एंगल पे आ रही होंगी। जो मैंने बनाई है वो मैंने बड़े एंगल पे बनाई है तुम्हें समझाने के लिए। पर अगर आंख से देख रहा है आदमी तो सारी रेज छोटे छोटे। तो इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर पुट कर दूंगा? अप्रोक्सीमेटली यहां पे कर देता हूं tan I बाई tan R। ठीक है, यहां पर μ1 क्या है? वाटर। μ2 क्या है? एयर। वाटर से एयर में गई है लाइट, तो ये हो गया 1 अपॉन μw इज इक्वल टू, ये हो गया tan I बाई tan R। और tan I बाई tan R को क्या लिख दिया? H डैश बाई H। तो फाइनली H डैश की वैल्यू कितनी आई? H बाई। बच्चों इस प्रूफ को कभी मत यूज करना, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट करा देगा। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि इट इज जस्ट टू इजी टू रिमेम्बर। अगर एपरेंट हाइट कम होनी है तो बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ओके, और अगर एपरेंट हाइट बढ़नी है, बढ़ती भी है, हाँ बढ़ती भी है ऑफ कोर्स। अगर हाइट कम हो सकती है, एपरेंट गलत दिख सकता है, पास दिख सकता है तो दूर भी दिख सकता है। तुम कॉइन को देख रहे हो तो कॉइन तुमको पास दिख रहा है, और अगर कॉइन तुमको देखता, कॉइन तो देखता नहीं। अगर पानी के अंदर कोई मछली और मछली तुमको देखती तो तुम उसको लंबे से दिखाई देते दूर। ओके, तो उस पर भी बात करेंगे, पर पहले के लिए सबसे जनरल केस जो है एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर कितनी आती है? h बाई μw। ओके, इसको फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, और हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हमने इजी लिया है जिसमें सिर्फ पानी है और पानी के अंदर हम किसी चीज को देख रहे हैं। अभी हमें दूसरे केसेस भी कवर करने हैं, पर पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके बच्चों, इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इसको मैं हटा रहा हूं। एपरेंट हाइट इज h बाई म्यू। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं हाइट टर्म ही यूज करता हूं। लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ बोलो, एपरेंट हाइट बोलो। एक्चुअल में क्या है ना, जब मछली अंदर होगी तो हमारी जो ऊंचाई है वो उसके लिए हाइट होगी, और जब हम मछली को देखेंगे तो उसकी जो गहराई है उसको हम डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेप्थ के लिए यही चलेगा फॉर्मूला, हाइट के लिए दूसरा चलेगा। इन रियलिटी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला कैसे है मैं अभी समझाता हूं। कि एक ही फॉर्मूला है, वो हाइट और डेप्थ दोनों के लिए चलता है। तो ऐसे अलग अलग याद करने की तुमको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो जब तुम अंदर के ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, जब तुम पानी के अंदर देख रहे हो तो जो दो रेज आई वो दूसरी रे अवे डेविएट हुई
तो वो कहां से आती दिखाई देगी? पास वाले पॉइंट से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज आपको कहां दिखाई देगी? यहां पर। ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब उल्टा केस होगा, उल्टा केस से मेरा मतलब है कोई फिश है जो पानी के अंदर है, ठीक है, कोई फिश है जो पानी के अंदर है, ऐसे, ओके, शानदार फिश, और ये बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, ये किसी बर्ड को देख रही है, ठीक है, या किसी बॉल को देख रही है। तो जो बॉल से रेज आएंगी फिश तक, ठीक है, उसके लिए आपको कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना, इसी फॉर्मूले के दूसरी साइड यूज हो जाएगी। तो ये जो रेज आ रही है, ठीक है, इस केस में ये एक्चुअल हाइट थी और ये एपरेंट थी, तो इसको डेप्थ भी बोल सकते हो, पानी के नीचे डेप्थ है, मैं तो एच टर्म ही यूज कर रहा हूं, तो मैं हाइट ही बोल देता हूं। ठीक है, तो ये एपरेंट डेप्थ बोल सकते हो, तो डी लिखने की जरूरत नहीं है, एच से ही काम चला लेना। ये एक्चुअल है और ये एपरेंट है। ओके, यहां पर बॉल की एक्चुअल हाइट कौन सी होगी? ओके, ये बॉल की एक्चुअल हाइट है, यहां पर बॉल रियल में है, लेकिन जब बॉल से मैं दूसरी रे बनाऊंगा तो बच्चों ये वाली रे तो डेविएट हो जाएगी। किधर डेविएट होगी? ये एयर से वाटर में जा रही है, कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो रेयरर से जब डेंसर में जाएगी लाइट रे, तो किस तरफ बेंड होगी? रेयरर से डेंसर में लाइट रे किस तरफ बेंड होती है? टुवर्ड द नॉर्मल। तो इसे नॉर्मल के पास बना दूं, ठीक है, तो एक रे ऐसी आ गई, दूसरी ऐसी आ रही थी, और अब तुम सोचो कि ये दोनों रेज किस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। तो अगर बैक ट्रैक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो बहुत ऊपर पॉइंट चला गया, स्क्रीन के बाहर तो नहीं चला गया, बहुत ऊपर चला गया, ऊपर यहां से आती हुई दिखाई दे रही। इस रे डायग्राम को एक बार खुद से बनाओ, फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो नॉर्मल से टुवर्ड जब बेंड किया तो वो जो लाइट रे अब आती दिख रही है, वो ऊपर के पॉइंट से आती दिख रही है। तो ऊपर के पॉइंट से आती दिख रही है, तो इस केस में एपरेंट हाइट h डैश h से ज्यादा आएगी। इस केस में एपरेंट हाइट ज्यादा आएगी, डेप्थ के केस में कम आई, हाइट के केस में ज्यादा। तो यहां पर जो फॉर्मूला बना हमारा वो बना h इज इक्वल्स टू h डैश इज इक्वल्स टू h बाई म्यू। यहां पर एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम थी, पर यहां पर एपरेंट हाइट एक्चुअल हाइट से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या आएगा? तो दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस बार म्यू इंटू एच कर दो। इस बार क्या कर दो? म्यू इंटू एच, इस बार मल्टीप्लाई कर दो बड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बस इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसे तो याद रख रहे हैं हम, हमसे गलती हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर इतना नहीं याद रख सकते कि एपरेंट हाइट कम होनी है तो म्यू से डिवाइड कर दो, एपरेंट हाइट बढ़ती हुई दिख रही है तुमको तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। वो लोग याद नहीं रख पाएंगे जो इस रे डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे खुद से, जो कॉपी करेंगे, जो खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, उन्हीं को कंफ्यूजन हो। तो उस केस में एक और फॉर्मूला है जो हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन में लोग गलतियां करते हैं, इसलिए आई प्रेफर दिस वन। और वो ये है कि लेट्स से आगे पीछे वाली चीज भूल जाते हैं। ठीक है, लेट्स से यहां पर मीडियम है म्यू1, ठीक है, और यहां पर मीडियम है म्यू2, और म्यू1 में एक ऑब्जेक्ट रखा है और म्यू2 से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर म्यू1 में ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी एक्चुअल हाइट को तुम क्या बोलोगे? ओके, उसकी एक्चुअल हाइट को क्या बोलोगे? h1। तो अगर वो h1 पे रखा है और उसकी एपरेंट हाइट, अब मैं चूंकि वेरिएबल ले रहा हूं तो मुझे नहीं पता एपरेंट ये ऊपर दिखाई देगा या नीचे दिखाई देगा, पर जो भी है एपरेंट हाइट को मैं क्या मानूंगा? h डैश। तो h2 बोल रहा हूं उसको मैं, h2 कौन सी हाइट होगी? जो इसको दिखाई देगी। तो बच्चों जब तक मैं कोई एक अज्यूम नहीं करूंगा, मैं h2 ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं मान रहा हूं कि ये इसको पीछे दिखाई देगा। ठीक है, कितने पर दिखाई देगा? ठीक है, तो यहां पर ये रियल में रखा है और यहां पर h2 पर इसको दिखाई दे रहा है, तो h1 y म्यू1 इज इक्वल्स टू h2 बाई म्यू2। और इजी कर दूं, h रियल हाइट या रियल डेप्थ अपॉन फर्स्ट इज इक्वल्स टू एपरेंट हाइट अपॉन सेकेंड।
और फर्स्ट और सेकंड तो आई होप तुम डिसाइड कर ही लोगे। जिस तरफ से लाइट रेज आ रही हो, जिस तरफ से लाइट रेज आ रही हो उसको फर्स्ट लेना है, तो इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ लोगे H apparent अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू H रियल अपॉन μ1, तो भी आपके सारे आंसर आ जाएंगे। इसमें सोचो H apparent अपॉन μ2 क्या है, लाइट जा किधर रही है, एयर में, तो इसके लिए μ2 ये है, तो H डैश अपॉन μ2 यानी 1 इज इक्वल्स टू रियल H अपॉन μ1 क्या है, कहां से लाइट जा रही है, वाटर। ओके, तो ये आ गया। इस केस में सोचो रियल कितना है, H अपॉन μ1 कितना होगा इस केस में, एयर, क्योंकि एयर से लाइट आ रही है μ1, और H बाई μ1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, एपरेंट H डैश अपॉन, ठीक है, किसमें जा रही है, एयर में, तो रियल अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू एपरेंट अपॉन μ2। तो μ1 यहां पे क्या है, एयर, और μ2 क्या है, वाटर। ठीक है, μ1 एयर, μ2 वाटर, एयर से वाटर में लाइट जा रही है, तो H बाई μ1 की वैल्यू 1 और H डैश बाई μ2 की वैल्यू म्यू वाटर। तो फिर से H डैश की वैल्यू कितनी आई, H इंटू म्यू ऑफ वाटर। इससे भी सही आंसर आएगा, सभी आंसर सही आएंगे। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे, पर पहले इसको 1, 2 एंड 3 को नोट डाउन कर लो अच्छे से।